हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, भूगोल एक विषय के रूप में। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखें। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था भूगोल क्या है, जिसके अंदर हमने जाना कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी क्यों चाहिए, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट वो एग्जिस्ट करता ही क्यों है, और हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि ज्योग्राफी किस तरीके से और भी सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर समाहित करती है, ज्योग्राफी किस तरह से इतनी बड़े रूप में, व्यापक रूप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को किस तरह से अपने अंदर समाहित करके इस रूप में हम यहाँ पर इसको देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। संसार एक परस्पर निर्भर तंत्र है। देखिए, इस पूरे संसार के अंदर जितने भी कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी कंट्रीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर से एक दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इस चीज़ को आप एक एग्जांपल से समझिए। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर इंडिया का ही दूंगा। देखिए, ये है हमारा इंडिया। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया किस रूप में धनी, तो देखिए भाई, हमारे पास आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना। हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास खाने पीने की कोई कमी अक्सर नहीं होती है। लेकिन इंडिया के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं है हमारे पास, और वो क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है, तो इंडिया के पास क्या नहीं है? इंडिया के पास नहीं है पेट्रोलियम। तो फिर इसके लिए हमें किस देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा? जिन देशों के पास पेट्रोलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मिडल ईस्ट कंट्री। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, मिडल ईस्ट कंट्री। मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर जैसे कि कतर आता है, दुबई आता है, बहुत सी कंट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के पास क्या, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनके पास पेट्रोलियम है। तो इंडिया पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड करता है, मिडल ईस्ट कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए, मिडल ईस्ट कंट्री के पास पेट्रोलियम तो बहुत ज़्यादा है। आप ये बात ध्यान रखिए, जहाँ पर पेट्रोलियम होगा वहाँ पर मीठा पानी ना के बराबर होगा, वहाँ पर मीठे पानी की कमी होगी। और जहाँ पर पेट्रोलियम होगा वहाँ पर किसी भी प्रकार की कृषि करना संभव नहीं है। ठीक है, वहाँ पर कृषि भी बहुत कम ही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर भारत के अंदर जलवायु इस तरह की कि यहाँ पर आम के बहुत सारे प्रकार देखने को मिल जाते हैं। फल हमारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रकार के फल यहाँ पर आपको देखने को मिलते, तो हमारे यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर फलों की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखा जाए तो मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर जितने भी मसाले होते हैं, चावल होते हैं या फिर फल फ्रूट्स होते हैं, वो सारे के सारे ज़्यादातर इंडिया से क्या होते हैं? इंडिया से मंगवाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा क्या है? खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, और इंडिया के पास क्या नहीं है? इनके पास पेट्रोलियम नहीं है हमारे पास। और वही मिडल ईस्ट वालों के पास खाने पीने की कमी है, तो इनके पास क्या? पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रेड यहाँ से शुरू होता है। देखिए, जो व्यापार का जो एक नियम होता है, व्यापार का नियम क्या है? जो चीज़ आपके पास नहीं होती वही चीज़ तो आप दूसरों से जाके खरीदोगे, है ना। और जो चीज़ आपके पास होती है वो चीज़ आप दूसरों को बेचते हो। तो ट्रेड का यही नियम होता है। तो इसी वजह से क्या लिखा हुआ है? संसार एक परस्पर निर्भर तंत्र है। हमारे संसार, हमारी पृथ्वी के अंदर जितने भी कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उनके पास हर चीज़ नहीं है। किसी के पास कुछ चीज़ ज़्यादा है तो किसी के पास कुछ चीज़ कम है, और यहीं से ही ट्रेड शुरू होता है। अगर किसी कंट्री के पास सब कुछ होगा तो उसको ट्रेड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए क्या, संसार एक परस्पर निर्भर तंत्र है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द है, दो शब्द है यहाँ पर, वैश्विक ग्राम। ग्राम का तो मतलब आपको पता है क्या होता है? विलेज, है कि नहीं? गांव का मतलब क्या होता है? विलेज।
और वैश्विक का मतलब होता है ग्लोबल, यानी कि आज के समय में जो पूरा की पूरा जो जो संसार है वो क्या है, एक ग्लोबल विलेज है, यानी कि एक वैश्विक ग्राम है। यहाँ पर एक वैश्विक ग्राम, यहाँ पर गांव शब्द का जो यूज़ है वो क्यों किस लिए किया गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो आसपास के जो गांव होते हैं, मान के चलिए गांव ए और गांव बी। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो पहले के टाइम में गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। अब जैसे कि मान के चलिए किसी को जूते चाहिए, किसी को चप्पल चाहिए, तो वो आसपास के गांव से वो कांटेक्ट करके वो चीज़ों को बड़े आसानी से खरीद सकते थे या फिर वो बेच सकते थे। लेकिन आज के टाइम में जो विश्व है वो एक तरह से गाँव बन चुका है। आप अपने घर पे बैठे बैठे, आप अपने घर पे मान के चलिए कि आप इंडिया के अंदर हो, ठीक है, और इंडिया के अंदर आपको चाहिए लैम्बोर्गिनी चाहिए। आपको पता है कि लैम्बोर्गिनी का कोई ऑफिशियल शोरूम इंडिया के अंदर आपको रेयर ही देखने को मिलेगा। और जो लैम्बोर्गिनी की जो बड़ी बड़ी जो कार होती है ना, जो जो 4 करोड़ की 5 करोड़ की आती है, वो इंडिया के अंदर नहीं मिलती। तो आप क्या करोगे, आप उसे जर्मनी से सीधा आप ऑर्डर कर सकते हो और आप कुछ महीनों के अंदर आप अपने घर पे वो कार को आप मंगवा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं मिलती हैं। आप चाहो तो आप कहीं से भी मंगवा सकते हो, आप चाहे दुबई से इंपोर्ट करवा सकते हो, चाहे आप लंदन से कोई चीज़ खरीद सकते हो। तो है क्या कि आप सिर्फ अपने घर में, कस्बे में, गांव में, शहर में बैठे बैठे आप विश्व की कोई सी भी चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हो। तो है क्या, देखिए कोई भी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस कर पाना उस पर बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास मनी, आपके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में है तो आप कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हो। इसलिए आज के वर्तमान में विश्व को क्या आज के वर्तमान में विश्व को क्या कहा गया है, एक वैश्विक ग्राम कहा गया है, क्योंकि सभी रिसोर्सेज पर पहुंचना, उन पर उनको एक्सेस करना काफ़ी इजी हो चुका है टेक्नोलॉजी की वजह से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। देखिए देखा जाए ज्योग्राफी काफ़ी सारे सब्जेक्ट से इंटरलिंक करती है, ठीक है। अब ये इंटरलिंक करती क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसके रीज़न के लिए आपको भूगोल की डेफिनेशन को फिर से समझना पड़ेगा। भूगोल की डेफिनेशन क्या है, भूगोल की डेफिनेशन में हम समझते हैं कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में पढ़ना ही भूगोल है। अब देखिए पृथ्वी के बारे में जब हम कहते हैं तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपके सामने एक चार्ट है, एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ये भूगोल देखो ये क्या केंद्र बिंदु में है और भूगोल से इंटरलिंक करते हुए बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ज़रा आप यहाँ पर इनको एक एक करके समझिएगा कि किस तरीके से अदर सब्जेक्ट भूगोल से किस तरह से इंटरलिंक करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि भूगोल की डेफिनेशन क्या है कि पृथ्वी के बारे में पढ़ना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन अलग है ना। अर्थशास्त्र के अंदर मोटे तौर पर क्या होता है कि आप क्या सामान खरीद रहे हो, क्या सामान बेच रहे हो, जितनी भी जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र किस तरह से आर्थिक भूगोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देखिए जो अर्थशास्त्र के अंदर जो आर्थिक जो लेन देन जो हो रही है वो किस पे हो रही है, वो तो पृथ्वी पर हो रही है ना, वो तो धरातल पर हो रही है। जब धरातल पर ये सारी आर्थिक लेन देन होगी तो एक किसका इनडायरेक्ट पार्ट हो जाएगा, ये ज्योग्राफी का इनडायरेक्ट पार्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक भूगोल बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि किस तरह से आर्थिक भूगोल है। देखिए अर्थशास्त्र के अंदर आप पढ़ोगे कंपनीज़ के बारे में कि भाई कंपनीज़ क्या चीज़ बना रही है, क्या चीज़ प्रोडक्शन कर रही है ना, आप उसके लेबर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अर्थशास्त्र का पार्ट। अब ये आर्थिक भूगोल में कैसे आ जाता है, ये आर्थिक भूगोल में देखिए इस तरह से आ जाता है, कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी बना रही है, चीनी बना रही है, ठीक है। तब अब जोग्राफिकल कंडीशन में आप क्या बेचोगे कि जो चीनी बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर होगी, जहाँ पर गन्ने की कृषि होती होगी,
जहाँ पर गन्ने की कृषि होती होगी। अब ये जो गन्ने की कृषि वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा आपका ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक भूगोल किस तरह से बन जाता है, वो इस तरह से यहाँ पर हम ज्योग्राफी के अंदर इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। इतिहास को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की घटनाओं को हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, मुगलों के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर जो ब्रिटिश राज कब आया, कब तक रहा और उसके उखड़ने के क्या क्या कारण रहे, इन सब के बारे में अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं। लेकिन हम ऐतिहासिक भूगोल के अंदर क्या पढ़ते हैं। देखिए, ऐतिहासिक भूगोल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि मान के चलिए पहाड़ है, पहाड़ किस तरह से बना, पहाड़ के बनने की क्या क्या प्रक्रिया रही, क्या क्या प्रोसेस रही, ये सारी की सारी जो चीज़ें होंगी ये तो इतिहास में घटी होंगी, है ना। तो इसलिए हम भूगोल के अंदर ये सारी चीज़ें हम इस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं कि जैसे कि आपने 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, यानी कि प्लेट विवर्तन की घटना। अब ये जो प्लेट विवर्तन की घटनाओं को घटे हुए कई करोड़ों साल हुए हैं, तो ये क्या है, इस तरह की जो घटना ये किस में घटी, इतिहास में घटी है ना। तो हम ऐतिहासिक भूगोल को हम इस पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फिर देखिए, भूगोल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि जनांकिकी को हम किसके रूप में पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल के अंदर पढ़ते हैं, है ना। जलवायु विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मौसम विज्ञान को हम जलवायु विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो बहुत सारी ज्योग्राफी के आपको यहाँ पर पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ज्योग्राफी है वो कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं। चलिए फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस। चलिए फिर धीरे धीरे करके हम यहाँ पर समझते हैं कि भौतिक भूगोल किस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। भौतिक भूगोल मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान या फिर जल विज्ञान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। चलिए आइए समझते हैं कि भौतिक भूगोल पहले होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल के अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक भूगोल बोलते हैं। भौतिक भूगोल की जो पहली शाखा है वो है मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के अंदर क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते क्या है, देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होती है, वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप मौसम विज्ञान में पढ़ेंगे कि वर्षा किस तरह होती है, वर्षा के कितने प्रकार होते हैं और वर्षा के होने के कारण क्या हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं। और साथ में आप इसके अंदर आप पढ़ते हैं चक्रवात आने के कारण भी पढ़ते हैं कि भाई चक्रवात कितने टाइप के होते हैं। यानी कि मौसम विज्ञान के अंदर आप मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनके कारण आप मौसम विज्ञान यानी कि मौसम विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी में आप ये सब पढ़ते हैं। जल विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। इसके अंदर आप पढ़ते हैं कि जल की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, और जहाँ पर ज़्यादा है उसके ज़्यादा होने के रीज़न क्या है, कारण क्या, आप ये सब जल विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि जो जल विज्ञान के अंदर जो पानी है, पानी कितने प्रकार के होते हैं। जल यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मीठा जल, है ना, और दूसरा होता है खारा जल। फिर मीठे जल के होने के कारण वहाँ पर इकोलॉजी, वहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र में किस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। खारे जल की जो इकोलॉजी होगी, जो पारिस्थितिकी होगी, वो पूरी तरह से अलग होगी, इन दोनों के इकोसिस्टम अलग होंगे।
और मीठे पानी के जो जो जलीय जीव होंगे वो अलग होंगे, खारे पानी के जलीय जीव होंगे वो अलग होंगे। तो आपको जल विज्ञान के अंदर आप मोटे तौर पर आपको जल की स्थिति के बारे में पढ़ने को मिलता है। आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो जल है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं, एक होता है भौम जल होता है ना, यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर बहने वाला जल होता है और ग्राउंड के नीचे बहने वाला जल होता है। तो जल विज्ञान के अंदर आप ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। फिर भौतिक भूगोल का जो ब्रांच है वो है मृदा विज्ञान। तो देखिए मृदा विज्ञान के अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है ना। तो आपको यहाँ पर मिट्टी के प्रकार देखने को मिलेंगे, और मिट्टी के प्रकार जितने ज़्यादा अलग होते हैं उनके हिसाब से उनकी गुणवत्ताएं भी अलग देखने को मिलती हैं। जैसे कि जो लेटराइट जो मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी में किस तरह की फसल उगती है, इसके अंदर गेहूँ उगता है, मोटे अनाज वाली जो फसलें होती हैं ये इसके अंदर उगती हैं। दूसरे प्रकार की जो मिट्टी होती है, एक होती है काले रंग की मिट्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, काली मृदा बोलते हैं। अब मृदा विज्ञान के अंदर आप पढ़ेंगे कि ये काली मृदा बनी कैसे, ठीक है, इसको बनने के प्रकार आप यहाँ पर समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि ये जो काली मिट्टी है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तीसरा आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि काली मिट्टी में पैदावार किस चीज़ की होती है। तो देखिए काली मिट्टी के अंदर कॉटन जो रुई होती है, रुई की पैदावार काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो मृदा विज्ञान के अंदर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं। चलिए फिर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल का संबंध किस तरह से इन सारी चीज़ों से, इन सारी नेचुरल साइंस से किस तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का है इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल की प्राकृतिक विज्ञान से निकट संबंध है। तो ये तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि किस तरह से जो भौतिक भूगोल है वो जुड़ा हुआ है। अब देखिए जो भौतिक भूगोल का जो दूसरा पार्ट है वो है भू आकृति विज्ञान, है ना। ये भी देखिए भू आकृति विज्ञान भी भौतिक भूगोल में ही पढ़ा जाता है। समझ लीजिए कि भू आकृति विज्ञान में होता क्या है। भू आकृति विज्ञान के अंदर आप पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी के जो अंदर की जो आकृति है, जैसे कि पहाड़, घाटियाँ या फिर मैदान, ये सब बने कैसे, आप ये भू आकृति विज्ञान के अंदर आप पढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलता है ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलता है भूकंप, आप इसके अंदर भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। आप इसके अंदर लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ आपको इसके अंदर भी पढ़ने को मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा जो नेक्स्ट जो बिंदु है वो है जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो जैव भूगोल है इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है। जैसे कि अगर हम वनस्पति शास्त्र को देखें तो वनस्पति शास्त्र के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, आप सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि जो साइंस के जो बच्चे हैं वो जानते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बॉटनी बोलते हैं। और बॉटनी के अंदर आप स्पेसिफिकेशन जो आपकी जो होती है वो आप डीपली पढ़ते हो, सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में ही आप पढ़ते हो और कुछ चीज़ नहीं पढ़ते, ठीक है। और वही जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के अंदर आप सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। और जो आपका जो पारिस्थितिकी विज्ञान है, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर आप वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हो। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एक रीजन का एक अलग से इकोसिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन वहीं जो जैव भूगोल है, जैव भूगोल के अंदर आपको वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, ये आपको एक समूह के रूप में, एक खिचड़ी के रूप में आपको जैव भूगोल के अंदर पढ़ने को मिलेगा। देखिए जैव भूगोल कोई अलग से वनस्पति शास्त्र के अंदर कोई अलग से डीप नॉलेज नहीं देता, ना ही वो जीव विज्ञान के अंदर डीप नॉलेज देता है। बल्कि जैव भूगोल क्या है, वो ऊपर ही ऊपर से आपको बॉटनी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा देगा, आपको जीव विज्ञान के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा देगा। बल्कि जैव भूगोल आपको मोटे मोटे तौर पर आपको सभी चीज़ों का ज्ञान थोड़ा बहुत आपको दे देता है,
ठीक है। क्योंकि अगर हम जैव भूगोल के अंदर अगर हम अलग से स्पेशली अगर हम सिर्फ और सिर्फ वनस्पति को पढ़ेंगे, बॉटनी को पढ़ेंगे, तो ये पूरी तरह से साइंस की फील्ड हो जाएगी। अगर हम जीव विज्ञान को पढ़ेंगे तो ये पूरी तरीके से साइंस की फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो जैव भूगोल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके पढ़ते हो, ऊपर से पढ़ते हो, ना कि डीप आप इसके अंदर पढ़ते हो। चलिए फिर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल किस तरह से अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला जैसे कि मानचित्र में निपुण होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप 12th पास करके जब आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फिर आपको मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जैसे ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा वैसे ही आपको मानचित्र यानी कि मैप बनाने के लिए आपको अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स की काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ज़्यादातर मैथमेटिक्स के अंदर आपने 10th क्लास में आपने ज्योमेट्री का एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो हमारे मानचित्र के अंदर ज्योमेट्री का वो जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर आपका मैथमेटिक्स में अगर आपका हाथ तंग होगा तो ज्योग्राफी ऑनर्स करते हुए आपको बहुत सारी समस्याओं का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जो भूगोलवेत्ता होता है उसको गणित में, मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा होना चाहिए और उसकी ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे ज्योग्राफी ऑनर्स के, तब आपकी अगर ड्राइंग अच्छी भी नहीं होगी फिर भी आपको इतनी ज़्यादा वहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स में अगर आपको पास होना है तो फिर आपकी मैथमेटिक्स भी अच्छी होनी चाहिए और ड्राइंग भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान की ज्योग्राफी किस तरह से अदर जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे किस तरह से जुड़ी हुई है, आप इसको यहाँ पर समझेंगे। चलिए फिर जानते हैं। वैसे तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको पॉइंट करके समझते हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है। देखिए, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ चुके होंगे, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप क्या पढ़ते हो, आप उसके अंदर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हो, है ना, कि भाई फला आर्टिकल्स, आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा। आपने इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के आपने बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हो कहाँ से शुरू होता है, वो आर्टिकल 12 से शुरू होता है, आर्टिकल 35 तक या 34 तक जाता है, कुछ ऐसे जाता है ना। तो फिर जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो आप चीज़ें पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा अलग पढ़ते हो। जैसे कि आप राज्य, क्षेत्र के बारे में पढ़ते हो, आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हो और प्रभुसत्ता के का विश्लेषण करते हो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना, आपने पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट किस तरह से काम करता है, किस तरह के कितने प्रकार के आर्टिकल्स होता है, आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन जो राजनीतिक शास्त्र अलग है और राजनीतिक भूगोल अलग है। जब आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ोगे तो वो आप फंडामेंटल आप उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, राजनीति के बारे में पढ़ोगे। लेकिन राजनीतिक भूगोल थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे अलग है। राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। जब भी आप राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ोगे तो आप इसके अंदर आपको ना तो आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, ना तो ये पढ़ने का मिलेगा कि भाई हमारे पार्लियामेंट किस तरह से काम करते हैं, हमारी जुडिशरी किस तरह से काम करती है, ये नहीं पढ़ने को मिलेगा। बल्कि आप राजनीतिक भूगोल को किस तरह से पढ़ोगे, आप एक क्षेत्रीय इकाई बोले तो एक लिमिटेशन आ जाएगी। क्षेत्रीय इकाई के रूप में मान के चलिए कि अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो सिर्फ उत्तराखंड के एक छोटे से पार्ट को आप ले सकते हैं या फिर पूरे एक उत्तराखंड को ले सकते हैं, बस। तो ये हो गई हमारी क्षेत्रीय इकाई। उस उत्तराखंड के अंदर जो वहाँ की जो जनसंख्या है उनका जो व्यवहार किस तरह का है, उनका राजनीतिक व्यवहार किस तरह का है, आप राजनीतिक भूगोल के अंदर वहाँ के रहने वाले लोगों का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक भूगोल राजनीतिक शास्त्र से कुछ इस तरह अलग है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचना करता है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ
कि अर्थशास्त्र के अंदर आप क्या पढ़ते हो, इसके अंदर आप पढ़ते हो कि कंपनी ने क्या उत्पादन किया, उसने क्या प्रोडक्शन करा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्केट में मांग कितनी है, सप्लाई कितनी है, डिमांड और सप्लाई को आप पढ़ते हो। लेकिन जब आप अर्थशास्त्र को किसके रूप में पढ़ते हो, आर्थिक भूगोल के रूप में पढ़ते हो, तब उसमें चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तब उसके अंदर आप पढ़ते हो कि भाई वो जो फला की जो फैक्ट्री थी, जो गन्ना फैक्ट्री थी, जो चीनी फैक्ट्री थी, वो चीनी फैक्ट्री ए स्थान पर क्यों लगाई गई। इसका आप रीज़न ये देखोगे क्योंकि जो चीनी को बनने के लिए क्या चाहिए, गन्ना चाहिए, है ना। और जो गन्ना जो उगाया, गन्ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, तो गन्ना की उत्पादन के नज़दीक ही चीनी फैक्ट्री हमेशा लगाई जाती है। तो इन सभी कारणों को आप आर्थिक भूगोल के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन विशेषताओं में प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि वहाँ पर आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो देखिए, जो आर्थिक भूगोल है वो किस तरह से अलग है। आर्थिक भूगोल है अलग स्थानिक पक्ष को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आर्थिक भूगोल, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में क्या होता है, उत्पादन होता है, विनिमय होता है, वितरण होता है। लेकिन आर्थिक भूगोल में हमें क्या मतलब है कि ये जो सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी एक स्थानिक जगह पर हो रही है, एक यूनिट पर हो रही है। यानी कि स्थानिक पक्ष बोले तो आप एक जगह ले लीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश ले लीजिए, तो उत्तर प्रदेश क्या है, एक जगह है। ठीक है, उस स्थानिक पक्ष को लेकर के हम ज्योग्राफी के अंदर इसका और भी ज़्यादा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भूगोल की शाखाएं, क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे के सारे चैप्टर के पार्ट्स को देखने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।